हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, देखो अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट को समझा। उसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से ये समझा कि भले ही पावर्स फॉर्मली प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, लेकिन रियलिटी में पावर्स किसके हाथ में होती है? रियलिटी में पावर्स होती है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथों में, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को यूज करता है। ये चीज हम लोगों ने समझ ली है ना। ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझी पिछली वीडियो में। अब ये चीज समझने के बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में अराइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जब प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बिना प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के भी अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता हो? क्या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है क्या? तो ये एक क्वेश्चन उठ सकता है। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन दिमाग में ये भी उठ सकता है कि अगर प्रेसिडेंट की सारी पावर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही यूज होती है, तो फिर प्रेसिडेंट पोजीशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्यों हमें प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है वो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई? क्योंकि रियलिटी में तो प्रेसिडेंट के पास कोई पावर ही नहीं होती है ना। तो फिर सारी की सारी पावर रियलिटी में भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में दे देते। क्यों केवल फॉर्मली हेड हम लोगों ने प्रेसिडेंट को बनाया? तो ओवरऑल इससे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि आखिरकार हम लोगों ने प्रेसिडेंट की पोजीशन को इंडिया में क्यों बनाया है ना। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्हीं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर इस टॉपिक में डिटेल में दिए गए हैं। हम एक एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे और इन्हीं दो क्वेश्चन के जो आंसर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या दी हुई है, यही चीज यहाँ पर बोली गई है। सो व्हाट दे हैव सेड इज, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्कशन कैन वी इन्फर दैट द प्रेसिडेंट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, देन दिस विल बी एन इनकरेक्ट असेसमेंट। तो यहाँ पर जो अभी हमने डिस्कस करा उसके बेसिस पर तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास तो कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोगों को हो सकता है कि मतलब ये समझ में ना आए कि डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है बिना एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ठीक है, अब तक हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बेसिस पर। तो डिस्क्रिशन का मतलब क्या हो गया कि बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां पर वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पावर्स को यूज कर सके बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के? उस चीज को कहा जाता है डिस्क्रिशन। समझ में आ गया? तो यहाँ पर यही क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोला आपकी बुक ने बोला कि नहीं, ऐसा कहना कि उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है वो गलत होगा, वो एक इनकरेक्ट असेसमेंट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि इनकरेक्ट असेसमेंट होगा? तो नेक्स्ट लाइन में यही दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेसिडेंट हैज अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड of all the important matters and deliberations of council of minister. The prime minister is obliged to furnish all the information that the president may call for. क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संविधान में आर्टिकल है, और वो संविधान का आर्टिकल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है। राइट का मतलब समझ लो, राइट का मतलब होता है अधिकार। प्रेसिडेंट के पास क्या अधिकार है? प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डेलिब्रेशन हो रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्या हो रहे हैं, डेलिब्रेशन हो रही है, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस किया जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मंत्री परिषद में मंत्री बैठ रहे हैं, सारे प्रधानमंत्री बैठ रहे हैं, सब लोग मिलकर के कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहते हैं, है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्रेसिडेंट को होनी चाहिए। और ये जानकारी कौन देगा? ये जानकारी प्रधानमंत्री देंगे, क्योंकि संविधान प्रधानमंत्री के ऊपर ये जिम्मेदारी डालता है दैट यू आर ऑब्लाइज्ड टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर। जो प्रेसिडेंट इंफॉर्मेशन आपसे मांगेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट डेलिब्रेशन आप अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ बैठ करके करोगे, उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को जब भी वो आपसे डिमांड करेंगे। समझ रहे हो? ये है इंपॉर्टेंस। तो इसलिए कह देना कि उनके पास कोई पावर नहीं है और वो तो केवल और केवल एक तरीके से बैठे रहते हैं, उनके पास कोई रियलिटी में पावर नहीं है, सब कुछ जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही करी जाती है चीज़ें, ऐसा नहीं है। ये इसका सबसे पहला पॉइंट है कि जब उनको जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है ना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का उनको राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है, और प्राइम मिनिस्टर को जा करके उनको बताना होता है
कि इस तरीके से हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इस पर कानून बनाने की हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, इस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। पहली चीज। और क्या है, प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेस हिज व्यूज, हर व्यूज होगा, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेसेस हर व्यूज ऑन द मैटर्स कन्फ्रंटिंग द कंट्री। तो क्या होगा कि जब भी द्रौपदी मुर्मू को लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट मैटर है जो कंट्री फेस कर रही है, चाहे विमेन के सेफ्टी इश्यूज हो, या कोई नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो, या कोई ट्राइबल्स का मुद्दा हो, कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन का कोई भी इशू हो सकता है, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि इस पर बात करी जानी चाहिए प्रधानमंत्री से, तो वो बात भी करेंगी। और साथ ही साथ में क्या होगा, साथ ही साथ में उनको लिखा भी जाएगा, प्रधानमंत्री को वो लिखेंगी भी कि इस तरीके से मेरी ये एडवाइस है कि यहाँ पर ये सारे स्टेप्स भी उठाए जा सकते हैं। तो जो भी उनके सजेशंस हैं, जो भी उनके व्यूज़ हैं, जो भी उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, ओपिनियंस हैं, वो सारी चीज़ें वो लिख सकती है प्रधानमंत्री को। समझ में आ गया? इस चीज़ से जो भी हम ये आगे भी डिस्कस करेंगे ना, हर पॉइंट पे आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जो भी वो कर रही हैं, जो भी वो करती हैं, तो सब कुछ ऐसा ही है कि मतलब प्रधानमंत्री या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा जो बोला गया बस उसी को करना है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर वो अपनी डिस्क्रिशन को अपनी चॉइस के मुताबिक कुछ स्टेप्स लेते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको कुछ राइट्स देता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए। इसके अलावा और क्या है, बिसाइड्स दिस देर आर एटलीस्ट 3 situations where the president can exercise the power using his or her own discretion। ठीक है, तो यहाँ पर चलो उन्होंने ठीक करा, his भी लिखा है, her भी लिखा है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है, 3 ऐसी सिचुएशन है, एटलीस्ट 3 ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो हम 3 सिचुएशन को पढ़ने जा रहे हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, इन द फर्स्ट प्लेस वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट द प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक the advice given by the Council of Minister and ask the Council of Minister to reconsider the decision. In doing this, the President can act on his or her own discretion। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी इससे पिछले वाली वीडियो में हमने एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझी थी कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को अगर कोई एडवाइस मिली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकती है, प्रेसिडेंट पे जाकर के उस एडवाइस को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकती है। वो ये बोल सकती है कि आप दोबारा से एक बार इस एडवाइस को देख लो, ठीक है। और ये जो एडवाइस, ये जो रिकंसिडरेशन का जो ऑप्शन है, ये क्या है, अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली वो यूज़ करेगी, ठीक है। तो उनके पास पूरा ऑप्शन होता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है या फिर रिकंसिडरेशन करने के लिए भेजना है। तो ये जो डिस्क्रिशन है ना उनके पास, रिकंसिडरेशन वाला जो डिस्क्रिशन है, ये क्या है, ये उनका खुद का डिस्क्रिशन है, ये उनका खुद का चॉइस है। अब यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं बताएंगे कि आपको डिस्क्रिशन यूज़ करना है या नहीं करना। समझ में आ गया? उनके पास ये चॉइस दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको चॉइस दी है कि अगर कोई एडवाइस आती है तो आप उनको वापस भेज सकते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हो कि आप दोबारा से एक बार उसको रिकंसिडर कर लो। समझ में आ गई बात? ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। और क्या बोला हुआ है इसके बारे में, when the president thinks that the advice has certain flaws or legal lacuna or that it is not in the best interest of the country, then the president can ask the council of minister to reconsider the decision। ठीक है, तो कब ऐसा होता है, कब ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगी, प्रेसिडेंट अपनी जो एडवाइस उनको मिल रही है वो वापस कर देगी, रिकंसिडरेशन करने के लिए बोल देगी। वो सिचुएशन क्या होगी, वो सिचुएशन होगी जब उनके पास कोई ऐसा एडवाइस आती है जिसमें या तो कुछ कमियां हैं, या तो कुछ फ्लॉज है, या वो लीगल लैक्यूना है। लीगल लैक्यूना का मतलब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है, ठीक है, उसमें कुछ लीगल प्रोविजन ऐसे है जो गलत है, या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ बोली जा रही है जो कंट्री के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए नहीं है, उसकी वजह से कुछ सेक्शन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, तो ये सारी सिचुएशन में क्या होगा, इन सब सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट वापस कर देंगे उस एडवाइस को, बोलेंगे कि आप एक बार दोबारा से कंसिडर कर लो। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने फर्स्ट सिचुएशन देखी। ऑल्दो द काउंसिल कैन सेंड बैक द सेम एडवाइस and the president would then be bound by that advice, such a request by the president to reconsider the decision would naturally carry a lot of weight. So this is one way in which the president can act in her own discretion. तो क्या हुआ यहाँ पर बेसिकली ये जो बात यहाँ पर करी गई है वो ये है कि हमें ये चीज़ तो पता है कि एक बार रिकंसिडरेशन करने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन अगर सेम एडवाइस दोबारा से वापस आ गई, अगर सेम ही एडवाइस जो बोला गया था रिकंसिडर कर लो, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापस उसी एडवाइस को भेज देते हैं, तो अब वो चीज़ क्या हो जाएगी, अब वो एडवाइस बाइंडिंग हो जाएगी।
उनको मानना ही पड़ेगा उस एडवाइस पे, ठीक है। उस एडवाइस को क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये जो चीज़ यहाँ पर बोली गई है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस देखो ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि रिकंसिडर करने के लिए बोल दिया गया बट सेम एडवाइस वापस आ गई बिना किसी चेंज के, तो इसके पीछे जो इम्पोर्टेंस है ना, इसके पीछे जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि सपोज अगर कोई भी चीज़ वापस भेजी जा रही है ना, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वेट कैरी करती है। कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के दिमाग में एक चीज़ जाती है कि अच्छा, अब तक तो हम लोग जो भी चीज़ बोल रहे थे, जो भी एडवाइस दे रहे थे, वो सारी की सारी प्रेसिडेंट साइन कर रही थी एंड इसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा था। बट अगर कोई चीज़ वापस आती है तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, पक्का कुछ ना कुछ कोई बड़ी बात होगी, तभी हमारे पास वो चीज़ वापस आई है एंड हमें बोला जा रहा है कि रिकंसिडर कर लो एक बार, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, इस चीज़ में एक बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है। तो ये कहने का मतलब, इसका मतलब यहाँ पर कुछ लोग, हमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो रिकंसिडर एडवाइस सेम टू सेम वापस दोबारा से आ रही तो फिर क्या फ़ायदा हुआ रिकंसिडरेशन करने का, क्या फ़ायदा हुआ ऑप्शन देने का कि आप वापस दोबारा से एक बार एडवाइस को भेज सकते हो, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है, क्योंकि अगर रिकंसिडर एडवाइस जाएगी, अगर वो एडवाइस को बोला जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप दोबारा से एक बार देख लो, उस चीज़ को चेक कर लो, तो उसमें वेट होता है, ठीक है। उसका अपना एक इंपॉर्टेंस होता है और वो इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली क्या होगा, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं, समझ पा रहे हो। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंस हो जाती है कि भाई प्रेसिडेंट दोबारा से हमें बोल रहे हैं कि दोबारा से एक बार चेक कर लो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है मे बी हमने कुछ गड़बड़ कर रखी होगी, समझ रहे हो। सो दिस इज वन वे इन विच द प्रेसिडेंट कैन एक्ट इन हिज ओन डिस्क्रिशन। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है वो क्या कर सकते हैं, वो अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। सबसे फर्स्ट सिचुएशन हम लोगों ने देखी कि किस तरीके से अपनी पावर को अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली यूज़ करा जाता है, और अगर कभी भी कुछ ऐसी एडवाइस है जो गलत है, फ्लॉज है, अगर उसमें लीगल लैक्यूना है, कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उसको रिकंसिडरेशन करने के लिए बोला जा सकता है और मदद मिल सकती है इससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, रेक्टिफाई कर सके उस चीज़ को और एक नई एडवाइस को भेज सके। समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेकेंडली, by which he or she can withhold or refuse to give assent to bills other than the money bill passed by the parliament. Every bill passed by the parliament goes to the president for his or her assent before it becomes a law. तो सिंपल सी बात क्या बोल रहा है यहाँ पर, सेकेंड सिचुएशन के बारे में बोला जा रहा है कि कब अपनी जो प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करेंगे, अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, सेकेंड सिचुएशन में बात करी जा रही है वीटो पावर के बारे में। वीटो पावर का मतलब क्या है, हो सकता है किसी ने पहली बार ये शब्द सुना हो, है ना, बहुत सारे लोगों ने पहली बार वीटो शब्द को सुना हो। तो इस पैराग्राफ में ये जो सेकेंड सिचुएशन है इसमें हम वीटो को ही समझेंगे कि वीटो पावर क्या होती है और पॉकेट वीटो क्या होती है, सस्पेंसिव वीटो क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। तो उसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्या आ गया, नया शब्द आ गया वीटो वीटो, है ना। तो समझ लेंगे, यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है। तो क्या बोल रहे हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, सिंपल तरीके से। तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। तो वीटो पावर का मतलब यहाँ पर क्या है, वीटो पावर का मतलब है कि वो विदहोल्ड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं या रिफ्यूज कर सकते हैं। कोई भी बिल उनके पास आएगा, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, ठीक है, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, बिल पास होने के बाद किसके पास जाता है, बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पर विदहोल्ड कर सकते हैं, यानी कि रिफ्यूज कर सकते हैं कि मैं इस पर साइन नहीं करूंगी या मैं इस पर साइन नहीं करूंगा, ठीक है, समझ रहे हो। ये उनके पास ऑप्शन होता है और इसी चीज को कहा जाता है वीटो पावर। जब वो मना कर देंगे, विदहोल्ड कर देंगे पर्टिकुलरली कि हम अपनी एसेंट या सिग्नेचर इस बिल पर साइन नहीं करेंगे, ठीक है, इसी चीज को क्या कहा जाता है, वीटो पावर कहा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि देखो, कोई भी बिल अगर सपोज संसद में बिल लेकर आया जाता है, वो पास हो जाता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, बिल के बाद जब ये पास हो गया तो कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर या एसेंट मिल जाता है, उस सिग्नेचर मिलने के बाद वो क्या बन जाता है, वो कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कानून नहीं बन सकता, वो बिल ही रहेगा। ये डिफरेंस होता है बिल और कानून के बीच में। तो कानून कैसे बनता है, कानून तभी बनता है जब प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर हो जाते हैं। समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। अच्छा, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट आस्किंग इट टू रिकंसिडर द बिल, and this veto power is limited because if the parliament passes the same bill again and sends it back to the president, then the president has to give assent to that bill.
देखो ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। रिकंसिडर एडवाइस की बात ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस करी है, वही सेम टू सेम बात बोली गई है। सिंप्लीफाइड तरीके से ये जो हम लोगों ने लाइन पढ़ी, इसका मतलब क्या है? हम लोग कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट के पास है वीटो पावर, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, तो मना कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर बिल पर साइन नहीं करेंगे। तो द्रौपदी मुर्मू क्या कर सकती है? मना कर सकती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वीटो पावर का, इसको लिमिटेड क्यों बोला गया है? इसीलिए बोला गया है कि अगर सपोज पार्लियामेंट ने उस बिल को दोबारा से भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, जिस बिल पर साइन करने से मना कर दिया था प्रेसिडेंट ने, उस बिल को वापस भेज दिया, पास किया, लोकसभा में दोबारा से पास लेकर आए, राज्यसभा में पास करवाया, और वो बिल वापस गया प्रेसिडेंट के पास। तो अब क्या होगा? अब प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ेगी, उस पर्टिकुलर बिल को एसेंट देनी ही पड़ेगी, यानी कि उसको एक तरीके से यहाँ पर साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो? अब यहाँ पर एसेंट देनी पड़ेगी का मतलब क्या है? अब यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से समझो कि अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो दोबारा से बिल को वापस भेज दे लोकसभा या राज्यसभा के पास, ठीक है। तो एक बार अगर बिल आ गया है तो केवल एक ही बार वो रिकंसिडरेशन करने के लिए बोल सकते हैं। दोबारा से अगर वो सेम टू सेम बिल आएगा तो दोबारा नहीं भेज सकते वापस आप। इतना तो क्लियर हो गया? ये बात हम लोगों ने पहली वाली वीडियोस में भी डिस्कस करी है, ठीक है। सेम टू सेम बात यहाँ पर बोली गई है। अब इस चीज में अगर वो सेम टू सेम बिल वापस आ जाता है, एक और चीज है जो हमें समझनी होगी। देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द टाइम लिमिट within which the president must send the bill back for reconsideration. इसका मतलब क्या हुआ? This means that the president can just keep the bill pending with him or her without any time limit. And this gives the president an informal power to use the veto in a very effective manner, and this is sometimes referred to as pocket veto. सिंपल तरीके से शब्दों में समझो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है जिसमें प्रेसिडेंट को उस बिल को वापस भेजना ही भेजना है रिकंसिडरेशन करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकती है? प्रेसिडेंट उस बिल को बिना किसी, क्योंकि उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब उनको उसके ऊपर साइन करना है, ठीक है। कोई टाइम लिमिट ऐसा नहीं है कि कितने टाइम पीरियड में उनको साइन करना है। तो वो क्या करेगी? अगर उनको लगता है कि यार इस बिल में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, और ये बिल मैंने भेजा था वापस, दोबारा से सेम टू सेम बिल मेरे पास आ गया, तो वो क्या कर सकती है? वो उस बिल पर साइन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने बाध्य नहीं करा है कि आपको 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर उसको साइन करके वापस भेजना ही भेजना है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाइंडिंग नहीं है। तो कोई टाइम लिमिट ना होने की वजह से क्या होगा? कोई टाइम लिमिट ना होने की वजह से जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगी? वो हमेशा बिल को पेंडिंग रखेगी, हमेशा बिल को क्या करेगी? पेंडिंग रखेगी, उस पर साइन नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनके ऊपर इम्पोज नहीं करी गई है। एंड इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? इसी चीज़ को कहा जाता है पॉकेट वीटो। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है? इसी चीज़ को कहा जाता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब एक तरीके से हो गया कि उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, ठीक है। ठंडे बस्ते में डाल दिया है, क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करता है कि आपको इतने टाइम पीरियड में उसको साइन करके भेजना ही भेजना होगा, ठीक है। तो अगर रिकंसिडर्ड एडवाइस दोबारा से वापस आ गई है, रिकंसिडर बिल दोबारा से अगर आ गया है ना आपके पास, देन ऑल्सो प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो साइन ना करे और उसको पेंडिंग रखे हमेशा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इस चीज़ को कहा जाता है पॉकेट वीटो, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअली में इंडिया में ये चीज़ हुई है, क्या एक्चुअली में कभी किसी प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करा है और साइन करने से मना कर दिया है और बिल को हमेशा पेंडिंग रखा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो वो कब हुआ है ये हम लोग पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। तो अगर कोई भी अभी तक डाउट है पॉकेट वीटो के बारे में या फिर वीटो पावर क्या होती है, तो ये समझ लोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और सारे डाउट्स यहाँ पर समझ में एकदम क्लैरिटी के साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? वी सॉ दैट देर इज नो टाइम लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट फॉर गिविंग हिज एसेंट टू अ बिल। डू यू नो दैट सच अ थिंग हैज़ ऑलरेडी हैपेंड? तो क्या बोल रहा है कि हमें पता है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि प्रेसिडेंट को कितने टाइम पीरियड के अंदर उस बिल पर साइन करना ही करना होगा, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो क्या ये जो चीज़ है हमारे अब तक के एक्सपीरियंस में इंडिया में कभी ऐसी चीज़ हुई है? बिल्कुल हुई है। तो कब हुई है? 1986 में द पार्लियामेंट पास्ड अ बिल विच इज़ नोन एज द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। This bill was widely criticized by many because it sought to curtail the freedom of press.
द देन प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह डिड नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन दिस बिल। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक सिंपल सी बात बोली जा रही है कि 1986 में पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया। बिल का नाम था इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ये बिल को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा था? क्योंकि इसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस था वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा था। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है? आर्टिकल 19 का पार्ट है। तो ये क्या कर रहा है? फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं वॉयलेट कर रहा था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? प्रेसिडेंट जो उस टाइम पर जेल सिंह थे, हमारे ज्ञानी जेल सिंह थे प्रेसिडेंट, तो उस टाइम उन्होंने क्या करा? उन्होंने इस पर्टिकुलर बिल पर कोई डिसीजन ही नहीं लिया। ठीक है। अच्छा, आफ्टर दिस टर्म was over, the next president, Venkat Raman, sent the bill finally back to the parliament for reconsideration, and by that time the government that brought the bill before the parliament has changed and a new government was elected in 1989. प्रेसिडेंट के पास बोला गया, प्रेसिडेंट के पास वो बिल भेजा गया, इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने टाइम पीरियड में उस बिल को साइन करते हुए भेजना ही भेजना होगा। कोई टाइम लिमिट तो है नहीं। तो क्या किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस पर कोई डिसीजन ही नहीं लिया और उसको एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यार ये चीज़ गलत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो कर्टेल हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो लीगल लैक्यूना उनको लग रहा था, जो उनको फ्लॉ लग रहा था इस पर्टिकुलर चीज़ में, तो वो क्या करेंगे? उसको उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस तरीके से उन्होंने इस पर्टिकुलर बिल पर कोई भी साइन नहीं करा, कोई डिसीजन ही नहीं लिया। ठीक है। ना ही इस बिल को वापस रिकंसिडरेशन करने के लिए भेजा। सिंपल सा उन्होंने क्या करा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को पावर दे रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को बता रहा है कि तुम्हारे ऊपर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, तो मैं उस चीज़ को यूज़ करूंगा और इस पर कोई एक्शन ही नहीं लूंगा। फिर क्या हुआ? जब जेल सिंह के बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए वेंकट रमन, तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने फाइनली उस बिल को रिकंसिडरेशन करने के लिए पार्लियामेंट को भेजा। ठीक है। रिकंसिडरेशन करने के लिए पार्लियामेंट को भेजा गया। और फिर क्या होता है? फिर यहाँ पर तब तक क्या हुआ था? तब तक जो गवर्नमेंट थी 1986 में, जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, वो चेंज हो चुकी थी। कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई थी। 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आ चुकी थी। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? अब क्योंकि वो गवर्नमेंट ही नहीं है जो इस बिल को लेकर के आई थी, तो जो नई गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या करा? दिस गवर्नमेंट बिलोंग टू अ डिफरेंट कोलिशन एंड डिड नॉट bring the bill back before the parliament. So Jail Singh's decision to postpone giving assent to the bill effectively meant that the bill could never become a law. तो क्योंकि वो दूसरी गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी ये बिल लेकर के आया जाए, तो ये बिल दोबारा से वीपी सिंह गवर्नमेंट लेकर ही नहीं आई। इसकी वजह से क्या हुआ? जेल सिंह ने ये इंश्योर करा, जैसे ही उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन किस चीज़ को करा? कि उन्होंने अपना साइन सिग्नेचर नहीं दिया उस बिल को, तो उसकी वजह से वो जो बिल था इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, वो कभी भी कानून नहीं बन पाया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरीके से पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। और किसी भी बिल को जो लग रहा है प्रेसिडेंट को कि यार इस बिल में कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करेंगे? उस चीज़ को पॉकेट वीटो का पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बिल को पेंडिंग रखेंगे। पेंडिंग का मतलब क्या है? उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कह रहा कि आपके ऊपर इतने टाइम पीरियड का एक लिमिटेशन है और इतने टाइम लिमिट में आपको साइन करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उसको पेंडिंग ही रखते हैं, कोई काम ही नहीं करते, कोई डिसीजन नहीं लेते उस चीज़ पर, और उसको हमेशा पेंडिंग रखा जाता है। समझ में आ गया? आई होप ये इस चीज़ से जो कोई भी डाउट था पॉकेट वीटो के बारे में कि किस तरीके से यूज़ होता है, और इसकी रैशनैलिटी भी हमें समझ में आ गई, इसका आइडिया भी समझ में आ गया कि ये जो पॉकेट वीटो है उसको कब यूज़ किया जा सकता है। उसमें हमने समझा अगर कोई ऐसा कानून है जो कंट्री के इंटरेस्ट के लिए ठीक नहीं है, या फिर उसमें कुछ लीगल लैक्यूना है, कुछ लीगल प्रॉब्लम है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो ऐसे कानून को रोकने के लिए पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। चीज़ें समझ में आ गई यार तो कमेंट कर देना, ठीक है? ओके, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने चीज़ें समझ ली। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। दो कंडीशन हम लोगों ने समझ ली। पहली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी रिकंसिडरेशन करने वाली, और दूसरी हम लोगों ने पढ़ी वीटो पावर, ठीक है? तीसरी डिस्क्रिशन कब इस्तेमाल करी जाती है, तीसरी सिचुएशन ऑफ डिस्क्रिशन क्या है, तो उसको हम लोग समझते हैं। देन द थर्ड काइंड ऑफ डिस्क्रिशन अराइजेस मोर आउट ऑफ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। अच्छा, फॉर्मली द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. Normally, in the parliamentary system, a leader who has the support of majority in the Lok Sabha would be appointed as prime minister, and the question of discretion would not arise.
जनरली क्या होता है, जो अभी हम लोग थर्ड सिचुएशन पढ़ेंगे जिसमें प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, तो वो किसकी वजह से आती है? वो आती है कुछ सिचुएशंस की वजह से, कुछ पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो वो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस क्या है वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर समझनी पड़ेगी। हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो पार्टी जिसके पास क्या है मेजोरिटी होगी, वो पार्टी जिसके पास मेजोरिटी होगी, यानी कि कम से कम उनकी उस पार्टी के पास 273 सीट्स होगी, तो उसका जो भी लीडर होगा उसको क्या कर दिया जाता है? उसको प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर इस कंडीशन में कोई क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिशन हो ही नहीं सकता। अब इस कंडीशन में प्रेसिडेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है उसका जो भी लीडर होगा उसको प्रधानमंत्री अपॉइंट कर देंगे। ठीक बात है, इतनी तो समझ में आ गई। बट कंसिडर करो अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है, तो फिर ये कैसे डिसाइड किया जाएगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है किसको नहीं बनाना है? कैसे डिसाइड किया जाएगा, है ना। तो यही इसी कंडीशन में आ जाती है एक और सिचुएशन, डिस्क्रिशन। एक और ऐसी सिचुएशन जहां पर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे कि उनको अपनी पावर को कैसे यूज करना है और कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा लीडर को प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी हम लोग रीड करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हाँ, बट इमेजिन अ सिचुएशन when after an election no leader has a clear majority in the Lok Sabha. Imagine further that after attempts to forge alliances, 2 or 3 leaders they are claiming that they have the support of the majority in the house. Now the president has to decide whom to appoint as prime minister. In such a situation, the president has to use his or her own discretion in judging who really may have the support of majority or who can actually form and run the government. समझ में नहीं आई होगी ना, ऊपर से चला गया होगा एक तरीके से। तो इसको समझो, सिंपल तरीके से समझते हैं। मेजॉरिटी अगर किसी पार्टी के पास है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में प्रेसिडेंट को कुछ भी डिसाइड नहीं करना होता अपने आप, क्योंकि हमें पता है कि जो मेजॉरिटी लीडर है उसको प्रधानमंत्री बना देना है, सिंपल सी बात यह है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर किसी भी पार्टी को कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली, किसी के पास में भी 273 सीट्स नहीं है लोकसभा में, ठीक है, तो इस सिचुएशन को इमेजिन करो। और साथ ही साथ एक ऐसी सिचुएशन को भी इमेजिन करो कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर दो या तीन लीडर, तीनों के तीनों या दोनों के दोनों लीडर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है, ठीक है। वो ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सरकार बनाने की तो वो सरकार बना लेंगे और मेजॉरिटी को साबित भी कर देंगे लोकसभा में। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको प्रधानमंत्री अपॉइंट करना है? तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और 3 लीडर है, सपोज उनके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन में से इसको बनाना है कि इसको बनाना है, ये है उनकी डिस्क्रिशन। अब उनकी चॉइस है, ठीक है। अब उनकी चॉइस है, प्रेसिडेंट की चॉइस है कि किस डिसाइड करना है कि इसको प्रधानमंत्री बनाना है, उसको प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है। प्रधानमंत्री बनाने के बाद उनको ये भी बोला जाएगा कि चलो अभी हम लोग प्रेसिडेंट अभी आपको प्रधानमंत्री अपॉइंट कर रहे हैं, कुछ पीरियड के टाइम पीरियड में आपको क्या करनी पड़ेगी, जो भी जिसको भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा उसको अपनी मेजोरिटी साबित करनी पड़ेगी। उसको ये साबित करना पड़ेगा कि संसद में, पार्लियामेंट में उसके पास 273 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड करी जाती है? ये चीज़ प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं, अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करते हैं। एंड वो देखते हैं कि रियलिटी में किसके पास सपोर्ट हो सकता है मेजॉरिटी का, एंड रियलिटी में किसके पास एक्चुअली में गवर्नमेंट कौन फॉर्म कर सकता है और कौन एक्चुअली में गवर्नमेंट को चला सकता है, ठीक है। तो अपनी अपनी दिमाग के अकॉर्डिंगली, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो देखेंगे कि अच्छा भाई 3 ऑप्शन है, तो वो पूरा क्योंकि उन्हें पता होगा कि कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा जनरल आइडिया तो होगा, है ना। उनको थोड़ी समझ भी होगी कि अगर इसको बना दिया जाता है तो हाँ ये साबित कर लेगा और ये मेजॉरिटी लेकर के भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस कंडीशन में क्या होता है, जब मेजॉरिटी नहीं होती तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट आगे आते हैं और प्रेसिडेंट जो भी लीडर कह रहा है, क्लेम कर रहा है कि मैं मेजॉरिटी साबित कर सकता हूँ सदन में, तो उनमें से किसी एक लीडर को पहले प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किया जाता है एंड देन प्रेसिडेंट उनको बोलते हैं कि आप अपनी मेजॉरिटी को साबित करो, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये हम लोगों ने थर्ड सिचुएशन पढ़ा। अब ये चीज़ इंडिया में कब हो रही थी, किस टाइम पीरियड में हो रही थी, तो उसी के बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि कब कब ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है और किस तरीके से प्रेसिडेंट ने अपनी पावर्स को, अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करा है। ओके,
1989 Since 1989, major political changes have considerably increased the importance of presidential office. तो 1989 के बाद से क्या हो रहा है ना, 1989 के बाद से इंडिया में मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं आ पाई, हमेशा क्या रही, कोलिशन गवर्नमेंट रही काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक। फ्रॉम 1989 ऑनवर्ड से लेकर के लगभग 1998 तक इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट रही है। एक भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आ पाई, इसकी वजह से क्या रहा है, कोलिशन गवर्नमेंट रही है। तो इन द 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हेल्ड फ्रॉम 1989 टू 1998, नो सिंगल पार्टी और कोलिशन अटेन्ड मेजोरिटी। ठीक है, दे अटेन्ड अ मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड दिस सिचुएशन This situation demanded presidential intervention, either in order to constitute a government or to grant request for dissolution of Lok Sabha by a prime minister who could not prove his majority in the house. इस चीज़ को समझ लो। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग ये समझ रहे हैं कि इंडिया में ये चीज़ कब हुई कि जब हमारे यहाँ पर मेजोरिटी पार्टी नहीं आ पाई, कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं लेकर आ पाई, तो इसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट आई। तो हम लोगों ने पढ़ा कि 1989 ऑनवर्ड से लेकर के 1989 से लेकर के लगभग 1998 तक हमारे पूरे के पूरे इंडियन सिनेरियो में सेंट्रल लेवल पर मेजोरिटी की सरकार नहीं बन पाई, कोलिशन गवर्नमेंट चलती रही 4 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। अच्छा, अब यहाँ पर अगर कोलिशन रहा तो क्या हुआ, इस सिचुएशन की वजह से प्रेसिडेंट को आगे आना पड़ा, प्रेसिडेंट को इंटरवीन करना पड़ा और प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ा। ठीक है, मतलब कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया, जो अभी जस्ट हमने पढ़ा भी कि अगर कुछ लीडर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास मेजोरिटी है तो उनमें उसमें से किसी एक को अपॉइंट कर दिया जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर एंड बोला जाएगा कि इतने टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है, आपको ये प्रूव करनी है कि आपके पास 273 MPs का सपोर्ट है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर सेम टू सेम तरीके से बोली गई है। तो गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने में भी प्रेसिडेंट को अपनी डिस्क्रिशन का यूज़ करना पड़ता है, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा को करने में भी एक तरीके से उनको अपना डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करना होता है। तो जब कोई प्रधानमंत्री, जिसको सपोज कोई प्रधानमंत्री बनाया गया और प्रधानमंत्री को 10 दिन का टाइम दिया गया कि आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करोगे, लेकिन वो नहीं कर पाया। ठीक है, वो नहीं कर पाया तो क्या होगा, उस टाइम पीरियड में प्रधानमंत्री वापस जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और बोलेंगे कि हम मेजोरिटी नहीं प्रूव कर पाए। तो उस कंडीशन में लोकसभा को क्या कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा, भंग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, चाहे डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा की बात हो, चाहे गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने की बात हो, दोनों ही कंडीशन में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करेंगे और सारी सिचुएशन में प्रेसिडेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे। ठीक है, It may thus be said that the presidential discretion is related to political condition. There is a greater scope for presidential assertiveness when the governments are not stable and the coalitions occupy the power. तो इसका मतलब क्या है, ये जो अभी हमने पूरा का पूरा डिस्कशन जो करा, जो हम थर्ड सिचुएशन समझ रहे हैं जहाँ पर प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करते हैं, तो उसका पूरा का पूरा यहाँ पर क्रक्स बोला गया है कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन जो होती है ना, थर्ड सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन को कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस में यूज़ करते हैं। और वो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है या फिर कोलिशन गवर्नमेंट होती है। तो कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा, कोलिशन गवर्नमेंट में पहली बात तो मेजोरिटी साबित करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर कोई मेजोरिटी लेकर के भी आ जाता है तो कभी भी कोई भी पार्टी अपना सपोर्ट छीन लेती है पूरी की पूरी कोलिशन से, तो क्या हो जाता है, कोलिशन टूट जाता है, कोलिशन एक तरीके से गिर जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब बार बार सरकार गिर रही है और बार बार क्या हो रहा है, बार बार सरकार गिर रही है, फिर किसी और को अपॉइंट किया जा रहा है, फिर वो अपनी मेजोरिटी को साबित करते हैं, 1 साल सरकार चलती है, फिर दोबारा से लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, फिर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने के बाद फिर से किसी के पास मेजोरिटी नहीं होती और फिर से प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन होता है कि अब उनको देखना पड़ेगा कि अच्छा इस लीडर के पास मेजोरिटी हो सकती है। तो ये जो पूरी की पूरी जो सिचुएशन है ना, इस कंडीशन में प्रेसिडेंट अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं एंड ये कंडीशन क्या है, तभी है जब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है या फिर कोलिशन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोलिशन गवर्नमेंट होगी तो सरकार गिरने की संभावनाएं ज़्यादा होगी और दोबारा से सरकार को चुनना पड़ेगा, दोबारा से किसी नेता को चुनना पड़ेगा, उनसे बोलना पड़ेगा कि आप मेजोरिटी प्रूव करो। तो इस कंडीशन में ही हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट अपने आप को बहुत असर्टिव तरीके से एक तरीके से दिखाते हैं और अपनी पोजीशन को यूज़ करते हैं ताकि किसी भी तरीके से जो पार्लियामेंट है वो चलाई जा सके और जो सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको एक तरीके से उसको अपॉइंट किया जाए एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो मोटा कंक्लूजन क्या है, मोटा कंक्लूजन यहाँ पर बात आ जाती है कि सिचुएशन डिस्क्रिशन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जब भी कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना,
तब जा करके प्रेसिडेंट के पास और ज़्यादा ऑप्शन होता है ये डिसाइड करने का कि किस कैंडिडेट को अपॉइंट करना है, और उनको फिर उनसे बोला जाता है कि आप क्या करो, आप मेजॉरिटी प्रूव करो। ठीक है, अब ये चीज़ इंडिया में कहाँ पर हुई, किस टाइम पीरियड में हुई, और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो ये पर्टिकुलरली चीज़ आपकी बॉक्स में दी हुई है, उसको रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगी। प्रेसिडेंट्स रोल इन चूजिंग द प्राइम मिनिस्टर। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली ये चीज़ हुई कैसे, ग्राउंड रियलिटी को थोड़ा सा समझेंगे, इसकी ये चीज़ प्रैक्टिस कैसे हुई उसको समझेंगे। After 1977, party politics in India became more competitive and there has been many instances where no party has clear majority in the Lok Sabha. क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो 1977 के बाद से 1977 के बाद से क्या हुआ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। और कंपटीशन क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी बहुत सारी पार्टीज़ के पास में क्लियर मेजोरिटी नहीं थी लोकसभा में। जैसे जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई उसके बाद कौन आई, जनता पार्टी आई। तो जनता पार्टी में भी क्या हुआ, जनता पार्टी में भी मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है, कोलिशन था एक तरीके से अलग अलग पार्टीज़ का। तो उस टाइम पीरियड में भी क्या हुआ कि वो सरकार एक साल के लिए किसी और की सरकार चलती है, फिर दूसरे प्रधानमंत्री आ जाते हैं और इस तरीके से सरकार चल रही होती है। तो क्लियर मेजोरिटी नहीं थी आफ्टर 1977। ठीक, सो व्हाट डज द प्रेसिडेंट डू इन सच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में जब किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं होती तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसी को हमें समझना है। नो पॉलिटिकल पार्टी और कोलिशन सिक्योर्ड मेजोरिटी इन इलेक्शंस हेल्ड इन द मार्च 1998. The BJP and its allies secured 251 seats, 21 short of majority. President Narayanan adopted an elaborate procedure. तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर केस दिया हुआ है 1998 में जब इलेक्शन हुए तो उस टाइम पीरियड में भी किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं थी। बीजेपी के पास सीट थी लेकिन 251 सीट्स थी, हमें पता है कितनी चाहिए, लगभग 273 के आसपास चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बीजेपी के पास में भी क्या नहीं थी, मेजोरिटी नहीं थी। तो उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे, नारायणन थे, KR नारायणन थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ स्टेप्स उठाए। वो क्या स्टेप्स उठाए, और उन दो स्टेप्स को समझेंगे। स्टेप्स को समझने के बाद बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती। ठीक है, और प्रेसिडेंट किस तरीके से स्टेबिलिटी लेकर के आते हैं कंट्री में, उसको हम समझेंगे और पूरा का पूरा आइडिया समझ में आ जाएगा। पहली चीज़ उन्होंने क्या करी, He asked the leader of alliance, Atal Bihari Vajpayee, to furnish document in support of his claim from the concerned political parties. पहली चीज़ उन्होंने ये बोली, अटल बिहारी वाजपेयी क्योंकि उस टाइम पीरियड में लीडर थे बीजेपी के, तो उन्होंने बोला कि आप देखो एक काम करो, आप क्योंकि लीडर ऑफ अलायंस हो, ठीक है, आप पूरा का पूरा अलायंस बना रहे हो, तो आप एक काम करो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको ये बोल रही है कि आपको सपोर्ट दिया जाएगा, जो भी पार्टीज आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, तो आप क्या करो, आप उनसे एक तरीके से उनके सपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट सबमिट करो कि ये पॉलिटिकल पार्टीज आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, और इसकी वजह से, इन सभी पार्टीज के सपोर्ट की वजह से आप क्या करोगे, मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से पार्टी के सपोर्ट का एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, नॉट स्टॉपिंग एट दिस, द प्रेसिडेंट ऑल्सो एडवाइज वाजपेयी टू सिक्योर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 10 days ऑफ बीइंग स्वॉन इन। स्वॉन इन का मतलब क्या है, KR नारायणन ने ये बोला कि मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि आप मेजोरिटी लेकर आ जाओगे, मैं आपको प्रधानमंत्री बना देता हूँ, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही आप प्रधानमंत्री बनोगे उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सिक्योर करना पड़ेगा। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, ये बताना पड़ेगा, सदन में साबित करना पड़ेगा कि 273 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है, तो ये रियलिटी है, मतलब ये प्रैक्टिकलिटी है। और इस प्रैक्टिकलिटी को समझने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि जब मेजोरिटी नहीं होती ना, तो प्रेसिडेंट की भूमिका ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उन्हें डिसाइड करना होता है कि कौन से लीडर को बुलाना है, कौन से लीडर को प्रधानमंत्री बनाना है, और फिर उनको कितने टाइम पीरियड के अंदर बोलना है कि यू हैव टू सिक्योर अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने टाइम पीरियड के अंदर, जैसे यहाँ पर 10 दिन के अंदर उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर आप मेजोरिटी साबित करोगे, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि फटाफट से जो भी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो काम होते हैं वो हो जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मेजोरिटी आ जाए, और गवर्नमेंट का जो मेन काम है, लोगों के लिए काम करना, डेवलपमेंट करना, वो अच्छे तरीके से काम किया जा सके। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकलिटी है। आई होप अब तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली जो भी डाउट्स होंगे, अब जो इससे पहले हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देता है कि किस तरीके से राष्ट्रपति की भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब क्लियर मेजोरिटी नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया तो कमेंट कर देना कि हाँ समझ में आ गया। ठीक है, अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सिचुएशन डिस्क्रिप्शन समझ ली, 3
सिचुएशंस हम लोगों ने समझ ली जहां पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अपनी पावर्स को यूज करते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली, बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड बिना प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के। ठीक है, सो फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स अगर आप देखोगे, द प्रेसिडेंट इज अ फॉर्मल पावर होल्डर एंड अ सेरिमोनियल हेड ऑफ अ नेशन। ठीक है, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, ज्यादातर पार्ट में जो प्रेसिडेंट है वो फॉर्मल पावर होल्डर है, ये हमने बार बार बात पढ़ी है, एंड वो सेरिमोनियल हेड ऑफ नेशन भी है। ठीक है, रियलिटी में पावर उनके हाथ में नहीं होती है, केवल और केवल कहने के लिए पावर उनके हाथ में होती है। बट यू मे वंडर वाई देन डू वी नीड अ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगर वो केवल फॉर्मल हेड है तो दिमाग में एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस करा था, सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आखिरकार फिर राष्ट्रपति की जरूरत क्या है, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट क्यों रखी है हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको अब हम समझेंगे। वैसे तो हम लोगों ने थोड़ा सा समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, जब हम लोगों ने पढ़ा, जो हम लोगों ने सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ी अब तक, उसके उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने समझ लिया कि भाई बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी होती है जहां पर हमें राष्ट्रपति की ज़रूरत होती है, तो वो तो हम लोगों ने समझ लिया। ये जो सारी चीज़ें अब तक हमने डिस्कस करी उसका भी, वो चीज़ भी इसका आंसर है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। In a parliamentary system, the Council of Ministers is dependent upon the support of majority in the legislature. This also means that the Council of Ministers may be removed at any point of time, and a new Council of Ministers will have to be put in place. Such a situation requires that a head of state who has a fixed term, who may be empowered to appoint the Prime Minister and who may symbolically represent the entire country. तो क्या बोल रहा है, हमें पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनके पास मेजोरिटी होती है, उनके पास सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी होती है, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, है ना, और उसकी जगह पर एक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया है। ठीक है, जैसे कि सपोज कोई कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो कोलिशन गवर्नमेंट गिर गई, तो क्या होगा, नया इलेक्शन होगा और नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब एक कोलिशन गिर रही है और फिर दोबारा से नए प्रधानमंत्री को बनाना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, हमें एक हेड ऑफ स्टेट चाहिए, हमें ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का होता है एक फिक्स्ड टर्म 5 साल के लिए, और वो क्या करेंगे, वो फिर क्या करेंगी, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगी एंड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेगी पूरी की पूरी एंटायर कंट्री को। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए भी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसी सिचुएशन में जब ट्रांजिशन पीरियड है कि एक सरकार आ रही है, वो गिर जा रही है, फिर दोबारा से नए प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जा रहा है, फिर वो अपनी मेजोरिटी फेल कर गए, वो अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए, तो फिर दोबारा से नया इलेक्शन, फिर दोबारा से जो है कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, क्या है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट है। ऐसी अनस्टेबल गवर्नमेंट में हमें एक ऐसा पोजीशन चाहिए जिसके पास स्टेबिलिटी हो, जिसके पास फिक्स्ड टेन्योर हो, और वो किसके हाथ में होता है, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या है, फिक्स्ड टर्म है, और इस कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, इंश्योर करेंगे कि फटाफट से जो सारा का सारा काम है प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट का वो हो जाए और गवर्नमेंट बन जाए, गवर्नमेंट अच्छे तरीके से फिर कंट्री को चलाए, डेवलपमेंट का काम करे। एंड साथ ही साथ में प्रेसिडेंट और क्या करते हैं, सिंबॉलिकली पूरी की पूरी कंट्री को वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज एग्जैक्टली द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन द ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। बिसाइड्स व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट हैज द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग अ चॉइस एंड अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो इसके अलावा जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है, उसके बारे में इवन दो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है तब क्या होता है, तो फिर उनके पास चॉइस का भी ऑप्शन होता है कि कौन सा लीडर है, अगर 3 लीडर बोल रहे हैं कि वो मेजॉरिटी लेकर आ सकते हैं, तो तीनों में से कौन सा सबसे बेस्ट होगा और किसको अपॉइंट करना है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी को किया गया था। ठीक है, उस तरीके से चूज किया जा सकता है एंड बोला जा सकता है उनको कि आप मेजॉरिटी प्रूव करो और फिर उसके बाद कंट्री को चलाओ। ठीक है, तो ये सिचुएशन हमने देखी, स्पेसिफिकली हम लोगों ने बात करी है किसके बारे में, कि जब क्लियर मेजॉरिटी नहीं होता है ना, तब और ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, समझ में आ गई बात, आई होप चीज़ें क्लियर होगी। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करा, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को हमने समझा। ठीक है, जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने करी कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है, प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे रिगार्डिंग ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजन जो वो ले रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने बात करी है रिकंसिडरेशन की, कि वो रिकंसिडरेशन करने के लिए बोल सकते हैं किसी भी एडवाइस को, एंड फिर हमने वीटो पावर को भी अंडरस्टैंड करा, और फिर फाइनली सिचुएशन को हमने अंडरस्टैंड करा कि जब किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती है तो इन सब सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। तो कंक्लूड अगर हम करें तो ये है
कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है, जो स्टार्टिंग में हमने 2 क्वेश्चन रेज करे थे जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी, तो उनका आंसर आई होप मिल गया होगा। और कंक्लूड अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास कोई पावर ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हमने देखी जहां पर प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो आई होप इस तरीके से हम लोगों ने सारी की सारी चीज़ें समझ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसको हम समझेंगे। ठीक है, अगर समझ में आई होगी तो कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।